सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एक संस्कृत भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण का आरंभ करने हम जा रहे हैं। समास प्रकरणम। संस्कृत भाषा का बहुत ही आवश्यक ऐसा यह प्रकरण है। यदि समास पर आपकी पकड़ है, इसका मतलब संस्कृत भाषा आपकी मुट्ठी में है। समास के ऊपर यदि आपका अधिकार नहीं है, समास को आप नहीं जानते हैं, तो संस्कृत भाषा को नहीं जानते हैं। रीढ़ की हड्डी है संस्कृत भाषा का समास। तो उस समास प्रकरण का आरंभ हम करने जा रहे हैं। अथ समासाः। अथ विभक्ति प्रकरण के बाद में समास प्रकरण का प्रारंभ किया जाता है। तिङन्त प्रकरण, सुबंत प्रकरण, पुनः इसमें क्या है, षड्लिंग प्रकरण और कृदंत प्रकरण, तद्धित प्रकरण, विभक्ति प्रकरण, कारक प्रकरण या विभक्ति प्रकरण, और ये है समास प्रकरण। तो समासाः। अब इस बार यहाँ इस विभक्ति प्रकरण के बाद में समास प्रकरण का प्रारंभ किया जाता है। सम उपसर्ग पूर्वक असुक्षेपणे धातु से घय प्रत्यय करने पर समास शब्द निष्पन्न होता है। अस घय प्रत्यय पर में घय प्रत्यय का अ बाकी रह जाता है। अस अ घय प्रत्यय का आकार बाकी है ना, और घय प्रत्यय ईत है, इसलिए अत उपधाया इस सूत्र से उपधा को वृद्धि हो जाती है। आस घय को आकर मिला करके आस। सम उपसर्ग है, समास शब्द निष्पन्न होता है। समास शब्द से जो घय प्रत्यय वो किस अर्थ में है, तो इसमें थोड़ा सा लोगों का विवाद है। जो विद्वान लोग हैं उनका, कोई कहते घय प्रत्यय भाव में है, कोई कहते कर्म में है। समसनम समासः। समसनम करता अनेकेषां पदानां एक पद भवनम, अनेक पदों का मिलकर के एक पद हो जाना, इसी को समास कहते हैं। राज्ञः पुरुष राजपुरुष, यहाँ तो दो पद है, तो कई तो 4 5 से भी ज़्यादा पद मिलकर के एक हो जाते हैं। तो अनेक पदों का एक हो जाना, इसी को समास कहते हैं। और कोई लोग कहते हैं कि नहीं, समस्यते समासः। समस्यते समासः, जो एक ही भाव को प्राप्त किए जाते हैं, जिनको एक ही भाव को प्राप्त किया जाता है, ऐसे पद विशेषों को ही समास ऐसा कहते हैं। मतलब एक ही भाव को प्राप्त हुए ऐसे जो पद हैं, दो पद एक हो गए, तो वो मिले हुए जो दो पद हैं उन्हीं को समास कहेंगे। समस्यते मतलब एकत्रीक्रियते, उनको मिलाया जाता है, एक किया जाता है। तो एक किनको किया जाता है, पदों को, अनेक पदों को एक किया जाता है। तो अनेक जो पद जो कि एकत्व को प्राप्त हुए, इस एकत्व को प्राप्त होने वाले पद को ही, पदों को ही समास कहेंगे। ऐसे ये है, जैसे हलोनंतरा संयोगः। संयोग संज्ञा किनकी होती है, अचों के व्यवधान से रहित जो अनेक हल वर्ण है, उन हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है ना, जिसमें अच का व्यवधान न हो, ऐसे हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। उसी प्रकार से अनेक पद जब एक ही भाव को प्राप्त होते हैं, तो एक ही भाव को प्राप्त होने वाले अनेक पदों को ही समास ऐसे कहा जाता है। समस्यते इति समासः, ये समास है। उसमें वो है, अब सिद्धांत में इन सब की चर्चा होती है। सुपा वा सह समस्यते। समस्यते मतलब एक ही क्रियते, सुबंत को सुबंत के साथ मिलाया जाता है, एक किया जाता है। जैसे दूध को पानी के साथ एक किया जाता है, या पानी को दूध के साथ एक किया जाता है, उसी प्रकार से एक पद को दूसरे पद के साथ मिलाया जाता है। जो मिलाया जाता है, मिलाया जाना, कोई कहते हैं समास है, उनका एक हो जाना। तो कोई कहते हैं कि जो
जिनको मिलाया गया है, जिन पदों को एक किया गया है, उन पदों को ही समास कहेंगे, ऐसा है। अब ये जो समास है, इन समासों में कितने प्रकार हैं ये विचार करना है। कि समास पंचधा, समास कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है समास। समास 5 प्रकार का है, लेकिन समास का लक्षण यहाँ पर तो लघु कौमुदीकार ने ऐसा ही किया। लघु कौमुदीकार नहीं, जो वृत्तिकार, हाँ ठीक है वही है। लघु कौमुदीकार कौन है? जो वृत्ति जिन्होंने लिखी है वही तो लघु कौमुदीकार है ना। सूत्रों को तो पाणिनि जी ने बनाया है ना। वरदराजाचार्य जी ने इसकी व्याख्या की है खाली इन सूत्रों की यहाँ। इसलिए वरदराजाचार्य जी समास का लक्षण करते हुए, लक्षण मतलब उसकी व्युत्पत्ति बताते हुए कह रहे हैं तत्र समसनम समासः। समास 5 प्रकार का है, लेकिन पहले समास का लक्षण क्या है, समास का स्वरूप क्या है? समसनम, सम्यक असनम का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से मेलनम, एकीभवनम, सम्यक प्रकार से एक हो जाना, मिलाया जाना जब है। सम्यक प्रकार से एक हो जाना, अनेक पदों का एक पद स्वरूप हो जाना, इसी को ही समास कहते हैं यहाँ पर, ऐसा विचार है। तो भाव में व्युत्पत्ति लघु कौमुदीकार के अनुसार है। तो ये तो हो गया समास का लक्षण। अब इससे व्युत्पत्ति से इसका लक्षण भी आ गया कि अनेक पदों का मिल करके एक पद हो जाना, इसी को कहते समास। अब वो समास 5 प्रकार का है। तो 5 प्रकार का है, तो सबसे पहले प्रकार कौन है? तत्र आदौ केवल समासः। उसमें प्रथम प्रकार कौन सा है? केवल समास। इसमें थोड़ा सा पंक्ति में आगे पीछे है ये। तत्र समसनम समासः सपंचधा, सबसे पहले क्या है? या तो समास पंचधा यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए थी। समास 5 प्रकार का है, और उस 5 प्रकार के समास में सामान्य समास का लक्षण क्या है? समसनम समासः। अब जब पदों का एक ही भाव को प्राप्त हो जाना समास है, और वो 5 प्रकार का है, तो पहला प्रकार कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है? तो तत्र आदौ केवल समासः। उन 5 में प्रथम प्रकार कौन है? केवल समासः। प्रथम प्रकार है केवल समास। केवल समास का मतलब है कि जिसकी कोई विशेष संज्ञा न हो। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, ऐसी ये जो बहुव्रीहि समास, ऐसा विशेष नाम जिसका न हो, ऐसा जो समास है उस समास को केवल समास ऐसा कहते हैं। विशेष संज्ञा से जो रहित हो। समास तो हो चुका है, सुबंत का सुबंत के साथ समास हो गया, लेकिन वो अव्ययी भाव है या तत्पुरुष है या बहुव्रीहि है या द्वंद्व है, ऐसा कोई विशेष में उसका अंतर्भाव नहीं हुआ, ऐसे समास को केवल समास कहेंगे। दिया है देखो, सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः, वह समास जो कि विशेष संज्ञा से रहित है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि इत्यादि विशेष संज्ञा से जो शून्य हो, ऐसे समास को केवल समास ऐसा कहते हैं। सामान्य उसका नाम है केवल समास। आगे वाले प्रकरणों में किसी में भी उसका अंतर्भाव नहीं है, न उसका अव्ययी भाव समास स्वीकार कर रहा है, न तत्पुरुष कर रहा है, न द्वंद्व और न बहुव्रीहि। ऐसा जो अलग ही हो उसको कहते केवल समास, ऐसा। और वह जो केवल समास है वही पहला प्रकार है। इसमें समास का प्रथम प्रकार कौन है? केवल समास, जिसका आगे वाले 4 समासों में अंतर्भाव न हो, ऐसा जो है। उन चारों का इसमें अंतर्भाव हो जाता है। वैसे सामान्य समास का मतलब केवल समास ही होता है। अनेक पदों का मिलकर के एक पद हो जाना, ये केवल समास ही है। लेकिन अब इसमें क्या है, विशेष नाम भी हो जाते हैं अलग अलग। यदि जो जहाँ पर एक ही भाव हो चुका है वहाँ पूर्वार्थ की प्रधानता हो, उसे अव्ययी भाव कहेंगे। वही केवल समास ही है वह, लेकिन पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होने पर उसको
अव्ययी भाव कहते हैं। उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होने पर उसे तत्पुरुष कहते हैं। अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होने पर बहुव्रीहि कहते हैं। और दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता होने पर द्वंद्व कहते हैं। ऐसे यह है। लेकिन इस केवल समास में न पूर्व पद का अर्थ प्रधान है न उत्तर पद का अर्थ प्रधान है, वो अलग ही है। उसमें अव्ययी भावादिक समासों के विधायक जो सूत्र है उन सूत्रों से ये समास नहीं है। ये सामान्य समास जो रहेगा उसे केवल समास ऐसा कहते हैं, विशेष में जिसका अंतर्भाव नहीं हुआ। ऐसा जो समास विशेष समास है उस समास को केवल समास ऐसा कहेंगे। तो प्रथम प्रकार है समास का। प्रथम प्रकार हो गया केवल समास। अब केवल समास के उदाहरण हम लोग देखेंगे। दूसरा समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का क्या स्वरूप है, तो संक्षेप से उसका स्वरूप बताते हैं कि प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। प्रायेण, प्रायः अधिकतर पूर्व पद का अर्थ प्रधान है, जिसमें जहाँ पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो ऐसे समास विशेष को अव्ययी भाव समास ऐसा कहते हैं। अधिकतर पूर्व पद का अर्थ प्रधान। पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता मतलब क्या होता है, जहाँ पूर्व पद के अर्थ का ही अन्य पदार्थ के साथ संबंध होता हो, वहां पर पूर्व पद का अर्थ प्रधान है। उदाहरण देंगे इसमें, कृष्णस्य समीपम, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम। अव्ययी भाव समास के कई उदाहरण हैं, लेकिन ये आपको दे दिया। कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम। उपकृष्णम शब्द का क्या अर्थ है, कृष्णस्य समीपः, कृष्ण के निकट, यह अर्थ है उपकृष्णम का। उपकृष्णम श्री राधा अस्ति। उपकृष्णम श्री राधा अस्ति। उपकृष्णम कृष्ण के निकट राधा रानी है। तो उपकृष्णम में उप शब्द का अर्थ क्या है, समीप। समीप। और कृष्ण शब्द का अर्थ तो कृष्ण है। तो श्री राधा इस पद के अर्थ के साथ कृष्ण का अन्वय हो रहा है या समीप अर्थ का अन्वय हो रहा है, समीप अर्थ। कृष्ण के समीप राधा है या कृष्ण राधा है, कृष्ण के समीप राधा। कृष्ण के समीप मतलब यह हो रहा है कि उप शब्द का अर्थ जो समीप है उसका राधा इस पद के साथ पदा के अर्थ के साथ अन्वय हो रहा है ना। उपकृष्णम का अर्थ है कृष्ण के निकट। उप ये पूर्व पद है समास में। उप क्या है, पूर्व पद है। समास में कम से कम दो पद रहेंगे। जो बाद वाला पद है उसको उत्तर पद कहेंगे, पहला वाला जो पद है उसे पूर्व पद कहेंगे। तो इसमें अव्ययी भाव समास में अधिकतर पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है, पूर्व पद के अर्थ का अन्य के साथ संबंध होता है। तो उदाहरण आपको बताया ये, कृष्णस्य समीपम राधा, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, उपकृष्णम राधा अस्ति, कृष्ण के समीप राधा रानी है। पूर्व पद का अर्थ इसमें प्रधान है। ये समझ में आया, पूर्व पद का अर्थ प्रधान कैसे होता है। प्रधान मतलब होता है अन्य पद के अर्थ के साथ इस पद के अर्थ का संबंध हो जाना। ठीक। वाक्य का ज्ञान का मतलब क्या होता है, वाक्यार्थ ज्ञान यही होता है, पद के अर्थों का परस्पर संबंध। वही वाक्य ज्ञान का जो ज्ञान है उसी को ही वाक्यार्थ ज्ञान कहते हैं। घटे जलम अस्ति, घट में जल है। तो घट पद का जो अर्थ घड़ा है उसका जल के साथ क्या संबंध है, जल भी एक पदार्थ है। तो घट इस पदार्थ का जल पदार्थ के साथ क्या संबंध है, आधार आधेय भाव संबंध है। घट आधार है, जल आधेय है। ठीक। जल का अस्ति मतलब जो उसमें क्रिया है, जल का विद्यमान अर्थ का वाचक जो अस धातु है उसके साथ संबंध है। जल, जल है क्या है, जल, जल कर्तृक क्रिया है। वह जल क्या है, उस क्रिया का कर्ता है। घटे जलम अस्ति, अस विद्यमानता, ये क्रिया हो रही है, विद्यमान होना भी एक क्रिया है ना, और उस क्रिया का कर्ता है जल। तो जल का उस क्रिया के साथ संबंध है, जन्य जनक भाव संबंध है।
ऐसे पदार्थों के परस्पर संबंध के ज्ञान को ही वाक्यार्थ ज्ञान अथवा शाब्द बोध कहते हैं। तो ये आपको समझना आवश्यक होता है कि किस पद के अर्थ का किस पद के अर्थ के साथ संबंध हो रहा है। राजपुरुषः गच्छति, राजपुरुषः ग्रामं गच्छति, राजपुरुषः ग्रामं गच्छति। कौन जा रहा है? राजा। पुरुष जा रहा है या राजा जा रहा है? पुरुष जा रहा है। क्यों? राजपुरुष में तो राजन पद भी है, तो राजा जा रहा है ऐसा आप अर्थ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि राजपुरुष ये तत्पुरुष समास है। राजपुरुष क्या है? तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है। उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है। तो राजपुरुष, इसमें उत्तर पद है पुरुष, वह प्रधान है, उसका अर्थ प्रधान है। प्रधान मतलब मुख्य है, और वो मुख्य है इसलिए अन्य पद के अर्थ के साथ उसका संबंध होगा। मुख्य का ही मुख्य के साथ संबंध होगा। कोई दूसरा महंत मंडलेश्वर यदि आया है हमारे आश्रम में, तो वो किसको मिलना चाहेगा या उसको कौन मिलेगा? इस आश्रम का मुखिया ही तो मिलेगा, क्योंकि कुछ विशेष बातचीत करनी है, कुछ लेना है, कुछ देना है, तो वह कार्य मुख्य ही मुख्य के साथ कर सकते हैं, गौण मुख्य के साथ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ संबंध जब करना होता है तो मुख्य पदार्थ का मुख्य पदार्थ के साथ संबंध होगा। या राजपुरुष में पुरुष पदार्थ प्रधान है, इसलिए कौन जाता है? पुरुष जाता है। वो पुरुष कैसा है? राजा के संबंधी है, राजा के संबंधी ऐसा पुरुष है। तो उत्तर पद का अर्थ मुख्य होता है तत्पुरुष समास में, पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है, मुख्य होता है अव्यय भाव समास में। दिया देखो उत्तर पद, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान, प्रायः उत्तर पद का अर्थ जिसमें प्रधान हो, मुख्य हो, ऐसे समास विशेष को तत्पुरुष समास कहते हैं। और यह तृतीय समास है। तत्पुरुष समास तीसरा समास है। पहला समास है केवल समास, दूसरा समास है अव्ययी भाव समास, तीसरा समास है तत्पुरुष समास। अब ये जो तत्पुरुष समास है इसका थोड़ा सा परिवार है। तत्पुरुष समास का एक भेद है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत है कर्मधारय समास। तत्पुरुष का एक क्या कहेंगे पुत्र, तत्पुरुष के ही एक घटक है कर्मधारय। तत्पुरुष भेद कर्मधारय, तत्पुरुष का एक प्रकार विशेष कौन है? कर्मधारय, एक उसका प्रकार है। भारत में जैसे कई प्रांत हैं, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है। अब इनमें जो ये ऋषिकेश है, ये क्या है? ये उत्तराखंड विशेष ही है, उत्तराखंड के अंतर्गत यह स्थान है कि नहीं? ये कोई राज्य है क्या विशेष? ये स्वतंत्र राज्य नहीं, ये किसी राज्य के अंतर्गत आने वाला एक भूभाग है, तो उसका अवान्तर अंतर्गत एक भाग है। हरिद्वार है, ऋषिकेश है जो है। ऐसे ही ये समास रूपी देश में 5 राज्य हैं। समास रूपी देश में 5 राज्य हैं। एक है केवल समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है द्वंद्व समास, और 5वां है बहुव्रीहि समास। ऐसे जो प्रकार है। अब इसमें जो तत्पुरुष समास है इसके अंतर्गत भी प्रकार है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत भी प्रकार है। तत्पुरुष समास का एक जो भेद है वह है कर्मधारय। समानाधिकरणः तत्पुरुषः कर्मधारयः। समानाधिकरण तत्पुरुष समास को कर्मधारय ऐसा कहते हैं। मतलब जहाँ दोनों पदों में विभक्ति समान हो, जिस तत्पुरुष समास के दोनों पदों में विभक्ति समान हो, ऐसे तत्पुरुष समास को कर्मधारय समास कहते हैं। नीलश्च असौ घटः, नीलघटः, नीलश्च असौ घटः, नीलघटः। यहाँ नील ये पूर्व पद है, नीलः ये पूर्व पद है, और घटः ये उत्तर पद है। इन दोनों पदों में विभक्ति समान है कि नहीं? तो दोनों पदों की विभक्ति यदि समान हो तो ऐसे तत्पुरुष समास को कर्मधारय समास ऐसा कहते हैं। मूर्खः बालकः, मूर्खश्च असौ बालकः, मूर्ख बालकः तत्पुरुष समास है, जहाँ दोनों पदों के
पदों में विभक्ति की समानता हो। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, त्रयाणाम षष्ठी है, भुवनानाम षष्ठी है, दोनों पदों में विभक्ति समान है। ये नहीं समझना कि कर्मधारय समास में हमेशा दोनों पदों में प्रथमा ही विभक्ति रहेगी। दोनों पदों में षष्ठी भी रह सकती है, दोनों पदों में सप्तमी भी रह सकती है। दाशरथे हे रामस्य, ऐसा जब है तो वहाँ तो समास नहीं है, नहीं तो फिर कर्मधारय हो जाएगा। दाशरथी रामस्य पुत्रः लवकुशौ बभूवतुः आस्ताम। दाशरथी राम जी के पुत्र लवकुश थे। दाशरथी रामस्य, दाशरथी और राम शब्द में कौन सा समास है? दाशरथिश्चासौ रामश्च, दाशरथी राम। दशरथ पुत्र है ऐसे राम जी को कहते हैं दाशरथी रामः। तस्य दाशरथी रामस्य। तो इसमें कभी यह है कि प्रथमा ही दोनों पदों में विभक्ति रहेगी, ऐसा नहीं है। कभी अन्य विभक्तियां होने पर भी दोनों पदों में कोई प्रथमा से अतिरिक्त समान विभक्ति होने पर भी कर्मधारय समास हो जाता है। तो जैसे कि षष्ठी का उदाहरण आपको दिया था कि त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम, कर्मधारय समास ही है। लेकिन इस कर्मधारय समास में भी प्रकार है। फिर जैसे तत्पुरुष का अंतर्गत प्रकार है कर्मधारय, और कर्मधारय का भी अंतर्गत प्रकार क्या है? द्विगु। कर्मधारय भेदो द्विगु, कर्मधारय का भेद विशेष है, प्रकार विशेष है द्विगु। जैसे तत्पुरुष यदि भगवान कृष्ण है तो कर्मधारय प्रद्युम्न है और द्विगु अनिरुद्ध है, ऐसे उनके प्रकार हैं। तत्पुरुष के अंतर्गत छोटा सा एक भाग विशेष है कर्मधारय, कर्मधारय के अंतर्गत एक छोटा सा भाग विशेष है द्विगु। द्विगु किसे कहेंगे? संख्या पूर्व द्विगु हो, जिस कर्मधारय समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, जिस कर्मधारय समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, ऐसे कर्मधारय समास को द्विगु समास कहते हैं। ऐसा है। आगे इसमें यही जो आपको त्रिभुवनम उदाहरण दिया था, ये तो वैसे द्विगु समास का है। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः है ये कर्मधारय, लेकिन ये कर्मधारय इस संख्यावाचक पूर्व पद पहले होने के कारण से, पूर्व पद होने के कारण से इस कर्मधारय को द्विगु कहते हैं। पौर्वशालः, पूर्वस्याम शालायाम भवः। देखिए पूर्वस्याम शालायाम दोनों पदों में सप्तमी विभक्ति है, इसको भी कर्मधारय समास कहेंगे। इस कर्म ये कर्मधारय से द्विगु नहीं कहेंगे। जहाँ पर पूर्व पद संख्यावाचक न हो ऐसे कर्मधारय समास को या ऐसे तत्पुरुष समास को कर्मधारय ही कहेंगे, द्विगु नहीं कहेंगे। आगे उसका विधायक सूत्र आएगा जो है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। कर्मधारय समास का विधान करने वाला तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, संख्यावाचक अथवा दिशावाचक सुबंत का समानाधिकरण सुबंत के साथ समास हो। तद्धितार्थ की विवक्षा होने पर, उत्तर पद परे रहते और समाहार वाच्य होने पर क्या हो? संख्यावाचक का और दिशावाचक का समानाधिकरण सुबंत के साथ समास हो। एक दिशावाचक है, दूसरा भी दिशावाचक पद है, और इनका जो समास होगा परस्पर, तो उस समास को क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास। तत्पुरुष के अंतर्गत आने वाला वह कर्मधारय समास है। और यहाँ जब संख्यावाचक पूर्व पद रहेगा तो उसे द्विगु कहेंगे। दिशावाचक पूर्व पद हो तो कर्मधारय, और संख्यावाचक यदि उपपद पूर्व पद हो तो द्विगु है। वो कर्मधारय ही, लेकिन उस कर्मधारय को द्विगु यह भी कहते हैं। ऐसा ही होता है। इस ऋषिकेश को उत्तराखंड कहेंगे कि नहीं? कहेंगे। क्यों? क्या है उसमें? ये इसके अंतर्गत, उत्तराखंड के अंतर्गत ऋषिकेश होने से ऋषिकेश को उत्तराखंड भी कह सकते हैं, ऋषिकेश को ऋषिकेश भी कह सकते हैं।
ऐसे ही संख्या पूर्व पद हो तो उसे कर्मधारय भी कहेंगे, उसे द्विगु भी कहेंगे और उसे तत्पुरुष भी कहेंगे, समास भी कहेंगे, सभी होता है ना। कर्मधारय का एक प्रकार विशेष है द्विगु, तो तत्पुरुष के अंतर्गत है कर्मधारय और कर्मधारय के अंतर्गत है द्विगु। ऐसे इसमें तत्पुरुष का इतना परिवार है, बड़ा परिवार है तत्पुरुष का। इसके बाद में बहुव्रीहि समास है। प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, प्रायः अधिकतर अन्य पद का अर्थ प्रधान है जिसमें, प्रायः अधिकतर अन्य पद का अर्थ मुख्य है जिसमें, उसे कहते हैं बहुव्रीहि। चौथा प्रकार है पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरः, पीला वस्त्र है जिसका, वह कौन है? पीतांबर। पीतांबर कौन है? विष्णु है। मतलब ये जो विष्णु है, ये विष्णु पीत शब्द का अर्थ है या अंबर शब्द का अर्थ है? दोनों पदों का अर्थ नहीं है। ये विष्णु किस पद का अर्थ है? अन्य। कौन सा है अन्य पद? पीला है अंबर। विष्णु भगवान जो है पीत वस्त्रधारी, उनका ये जो विष्णु, यह जो नारायण है, वही, तो वो किस पद के अर्थ है? दोनों ही पदों के अर्थ। ये दोनों पदों के अर्थ है, तो फिर उसे बहुव्रीहि कैसे कहेंगे? अन्य पद का अर्थ जिसमें मुख्य हो, तो ये अन्य पद का अर्थ प्रधान है। पीला कपड़े वाला, पीला कपड़े वाले, ऐसा जो कह रहे हैं ना आप, मतलब देखिए एक बार प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिए। पीला वस्त्र है जिसका, पीत शब्द का अर्थ क्या है? पीला। पीला। वस्त्र शब्द का अर्थ है अंबर शब्द का अर्थ है वस्त्र। पीला, पीत शब्द का अर्थ विष्णु है या अंबर शब्द का अर्थ विष्णु है? दोनों का अर्थ विष्णु नहीं है। पीत शब्द का अर्थ पीला है, अंबर शब्द का अर्थ वस्त्र है, तो पीत शब्द का अर्थ भी विष्णु नहीं है, अंबर शब्द का अर्थ भी विष्णु नहीं है, तो विष्णु किस पद का अर्थ है? पीतांबर, मतलब है जो अन्य पद। अन्य पद कौन है? वो जिस पद का अर्थ विष्णु है। ये किस पद का अर्थ है? ये लेखनी जो आपके सामने, किस पद का अर्थ है? लेखनी इस पद का अर्थ है ये पदार्थ। पुस्तक इस पद का अर्थ है ये पदार्थ। घट पद का अर्थ होता है घड़ा। दंड इस पद का अर्थ है ये पदार्थ है, और दंड इसका वाचक पद है। सागर पद का अर्थ है ये द्विपाद मनुष्य। तो ये जो होता है, सागर पद का अर्थ यह है, नंदू पद का अर्थ यह है, अजय पद का अर्थ यह है। वैसे विष्णु किस पद का अर्थ है? विष्णु पद का अर्थ है। तो अन्य पद होगा विष्णु, और अन्य पद जो विष्णु, उसका अर्थ यहाँ पर प्रधान है, मुख्य है। पीतांबरः का अर्थ होता है विष्णु, वो अर्थ आ रहा है वहां पर। न पूर्व पद का अर्थ यहाँ पर मुख्य है, न उत्तर पद का अर्थ मुख्य है, न दोनों पद का अर्थ मुख्य है। अन्य पद का अर्थ यहाँ पर मुख्य है। पीतांबरः गच्छति, ऐसा कहेंगे, पीतांबरः गच्छति। तो पीला वर्ण जा रहा है या वस्त्र जा रहा है? दोनों ही नहीं जा रहे। हाँ, पीला वस्त्र वाला जो है वह जा रहा है। अन्य पद का अर्थ ही इसमें मुख्य है। पीतांबरः विष्णु गच्छति, विष्णु गच्छति, साथ में पीला वस्त्र भी तो जा रहा है। हाँ, तो उसमें गमन नहीं होता है, वो है उसमें बहुव्रीहि में दो प्रकार करेंगे अभी। सही आपकी ये है, तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि और अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। जहाँ पर क्या होता है, अन्य पद के अर्थ के साथ साथ समास के घटकीभूत पदार्थों का भी संबंध रहता है। पीले वस्त्र का भी संबंध है विष्णु भगवान के साथ, वो जब जाते हैं तो पीला वस्त्र भी जाता है, संबंध हो रहा है उसमें। और कभी क्या होता है कि समस्यमान जो पद है, जिन पदों में आप बहुव्रीहि समास करने जा रहे हैं, उन पदार्थों का अन्वय नहीं होता अन्य पदार्थ के साथ। जैसे दृष्ट सागरः गच्छति, दृष्ट सागरः गच्छति, दृष्टः सागरः येन, देखा है समुद्र को जिसने, उस मनुष्य को क्या कहेंगे? दृष्ट सागरः। दृष्ट सागरः गच्छति ऐसा जब कहते हैं तो उस व्यक्ति के साथ साथ सागर भी जा रहा है क्या? समुद्र उस व्यक्ति के साथ जा रहा है या आ रहा है? नहीं,
मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि जिन पदों में आप समास करने जा रहे हैं उन पदों के अर्थों का संबंध अन्य पद के अर्थ के साथ नहीं है। दृष्ट सागर चैत्र गच्छति, दृष्ट सागर चैत्र गच्छति, कौन जा रहा है? चैत्र जा रहा है। कैसा है चैत्र? जिसने सागर को देखा है, ऐसा है। अब दृष्ट सागर चैत्र गच्छति, अब यहाँ दृष्ट पद के अर्थ का और सागर पद के अर्थ का अन्वय है क्या? चैत्र के साथ संबंध हो रहा है। से पीले वस्त्र वाले विष्णु जा रहे हैं, तो पीला जो वस्त्र है वह भी विष्णु से संबद्ध होकर के जा रहा है। ऐसे दृष्ट सागर या समुद्र भी उस व्यक्ति के साथ जा रहा है क्या? नहीं, चैत्र के साथ नहीं। तो ये बहुव्रीहि में दो प्रकार हो जाते हैं, तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि और अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, ऐसे प्रकार है। पीछे हम लोगों ने विचार किया है इस विषय में। आम प्रत्ययवत क्रियोणु प्रयोगस्य, आम प्रत्यय यस्मात्, आम प्रत्यय हुआ है जिससे, उसे कहते हैं आम प्रत्यय। अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, ऐसा कहा। आम प्रत्यय यस्मात्, जिसे आम प्रत्यय किया, आम प्रत्यय का अन्वय उसमें नहीं करना है, आम प्रत्यय को अलग रख करके दूसरे का बोधन जहाँ करना है। मतलब बहुव्रीहि समास में दो प्रकार हो गए। कभी कभी जिनमें समास हो गया है उन पदार्थों का भी अन्य पदार्थ के साथ संबंध होता है। प्रधान तो अन्य पदार्थ ही है। पीताम्बर विष्णु गच्छति, कौन जा रहा है? विष्णु ही जा रहा है। विष्णु के शरीर पर वो पीले वस्त्र होने के कारण से उनमें भी गमन की क्रिया प्रतीत हो रही है ना। प्रधान है अन्य पद का अर्थ, मुख्य है अन्य पदार्थ। और कभी कभी समास के घटकीभूत पदार्थों का भी उस अन्य पदार्थ में संबंध है, कभी समास के घटकीभूत पदार्थों का उस अन्य पदार्थ के साथ संबंध नहीं है। ऐसे संबंध होने पर तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, और यदि संबंध न हो तो अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। ऐसे दो प्रकार हो जाते हैं। ये हो गया बहुव्रीहि समास। अब ये पांचवा समास है प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व पंचमः। प्रायः अधिकतर, अक्सर, ये होता है। प्रायः दोनों पदों का अर्थ जिसमें प्रधान हो, मुख्य हो, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। रामकृष्णौ पश्यतः, रामकृष्णौ पश्यतः, कौन देख रहा है? राम देख रहा है, कृष्ण देख रहा है? दोनों भी देख रहे हैं। पश्यतः इस क्रिया के साथ राम पद के अर्थ का संबंध है या कृष्ण पद के अर्थ का संबंध है? दोनों पदार्थों का संबंध है। दोनों पदार्थ प्रधान है, दोनों का अन्य पदार्थ के साथ संबंध हो रहा है। राम कृष्णौ शयाते, राम और कृष्ण दोनों सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। दोनों मिलकर के क्रिया से उनका संबंध हो रहा है, दोनों भी प्रधान है। तो द्वंद्व समास में प्रायः दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है, यह है। लेकिन सब जगह देखो अव्यय भाव से हम देखते आए, प्रायेण 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 पद जोड़ करके आए हैं। अधिकतर अधिकतर, ऐसा अव्यय भाव समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है। अधिकतर तत्पुरुष समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है। अधिकतर बहुव्रीहि समास में अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है। और अधिकतर द्वंद्व समास में दोनों पद का अर्थ प्रधान होता है। या अधिकतर अधिकतर कहने की क्या बात है? कह देना चाहिए क्या ऐसा होता है? अधिकतर, अधिकतर मतलब कभी नहीं भी होता है। हाँ, ये भी है, कभी नहीं भी होता है। अव्यय भाव समास में कभी पूर्व पद का अर्थ प्रधान नहीं भी होता है। उन्मत्त गंगम, उन्मत्ता गंगा यस्मिन् देशे, ये है अव्यय भाव समास ही है। उन्मत्त गंगम, जिसमें गंगा जी अत्यंत उन्मत्त है, बहुत फैला हुआ पात्र है गंगा जी का, जहाँ पर इसे देश को उन्मत्त गंगम कहते हैं। उसके लिए विधायक सूत्र भी है अष्टाध्यायी में। तो ये जो उन्मत्त गंगम, इसमें अव्यय भाव समास हुआ है, लेकिन इस अव्यय भाव समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान नहीं, अन्य पद का अर्थ प्रधान है। उन्मत्त गंगम देश, बहुत उन्मत्त है गंगा जिस देश में। उन्मत्त मतलब पूरा उसने अपना सामर्थ्य वहां पर दिखाया है। ऐसा एक कई किलोमीटर का पात्र ही पात्र है, समुद्र की जैसा स्वरूप है जिस गंगा जी का, जहाँ आखिरी गंगा सागर के नजदीक
तो उस देश को कहते उन्मत्त गंगम। अब बेभाव समास है, लेकिन पूर्व पद का अर्थ प्रधान नहीं है, अन्य पद का अर्थ प्रधान है। कहीं तत्पुरुष समास में भी ऐसा होता है कि जहां पर तत्पुरुष समास है लेकिन उत्तर पद का अर्थ प्रधान नहीं है। पंचतंत्रम अथवा त्रिभुवनम जो अभी आपको बोला था, ये भी द्विगु को भी तत्पुरुष कहते हैं। द्विगुश्च, द्विगु की भी तत्पुरुष संज्ञा होती है। तो ये जो त्रिभुवनम, त्रिलोकी, पंचानाम घटा अध्यायानाम समाहारः पंचाध्यायी, ये द्विगु समास है। लेकिन अब इसमें उत्तर पद का अर्थ प्रधान नहीं है। पंचाध्यायी का मतलब क्या होता है? रास पंचाध्यायी कहते हैं ना भागवत जी में। पंचाध्यायी का अर्थ क्या है? 5 अध्यायों का समुदाय को कहते पंचाध्यायी। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समुदाय। तो यहाँ अष्टाध्यायी ग्रंथ, यहाँ पर क्या है? अष्टाध्यायी शब्द का अर्थ है 8 अध्यायों का समुदाय है जिस ग्रंथ में। ऐसे ग्रंथ को हम क्या कहेंगे? अष्टाध्यायी, ऐसा कहेंगे। अब यहाँ पर तत्पुरुष समास है, लेकिन उत्तर पद जो अध्याय उसका अर्थ प्रधान नहीं है। उत्तर पद का अर्थ प्रधान नहीं, यहाँ अन्य पद का अर्थ प्रधान है। समूह, अष्टाध्यायी का अर्थ क्या है? 8 अध्यायों का समुदाय। तो वो समुदाय अष्टन पद का अर्थ है या अध्याय पद का अर्थ है? पूर्व पद का अर्थ है या उत्तर पद का अर्थ है? समुदाय पूर्व पद, अन्य पद का अर्थ है वो समुदाय। शब्द का अर्थ समुदाय है, समूह है। अष्टाध्यायी शब्द में अष्टन शब्द का अर्थ समूह है नहीं, 8 संख्या है वो। 8 शब्द का अर्थ, अष्ट शब्द का अर्थ, अध्याय शब्द का अर्थ तो विभाग है। अध्याय जिसे कहेंगे, प्रपाठक जो कहो। तो अष्टन शब्द का अर्थ समूह नहीं है, अध्याय शब्द का अर्थ समूह नहीं है, लेकिन समास का अर्थ समूह हो रहा है। समास का अर्थ क्या हो रहा है? समूह हो रहा है। इसका मतलब इस तत्पुरुष समास में द्विगु जो कि समाहार में होता है, उस समास में क्या है? पूर्व उत्तर पद का अर्थ प्रधान नहीं है, अन्य पद का अर्थ प्रधान है। इसलिए अक्सर ऐसा होता है, कि जरूरी नहीं है कि होना ही है। अक्सर ऋषिकेश में ठंडी में बारिश होती है, अक्सर होती है। मतलब क्या है? कभी ऐसा गया ही नहीं ठंडी का मौसम की जिसमें बारिश नहीं हो, गया होगा कई बार, जाएगा ऐसा। अक्सर ऐसा जब कहना होता है, अक्सर ऋषिकेश में गर्मी के समय में बारिश नहीं होती है। गर्मी के समय में नहीं होती है, ज़्यादातर नहीं होती, तो कभी नहीं होती है क्या? कभी हो भी जाती है। अक्सर नहीं होती का मतलब क्या है? कभी हो सकती है ऐसा। अक्सर अयोध्या वाले ब्राह्मण बालक पढ़ते नहीं है। अक्सर नहीं पढ़ते मतलब क्या है? कि पढ़ने वाले होते भी हैं, सागर जी जैसे, तो वो अक्सर ऐसा ये होता है। इसमें ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में कभी उत्तर पद का अर्थ प्रधान नहीं भी होता है, इसलिए प्रायण कह दिया। बहुव्रीहि समास में भी ऐसा है। बहुव्रीहि समास में किस पद का अर्थ प्रधान होता है? अन्य पदार्थ प्रधान होता है, लेकिन कभी कभी उभयार्थ प्रधान भी बन जाता है, द्वंद्व के जैसे हो जाता। द्वित्राः बालकाः क्रीडन्ति, द्वित्राः बालकाः क्रीडन्ति, कति बालकाः क्रीडन्ति क्रीडांगणे? द्वित्राः, त्रिचतुराः, पंचशाः, 2 3, 3 4, 5 6 बालक खेल रहे हैं। तो ये इसमें जो समास है ये है बहुव्रीहि समास। द्वित्राः, त्रिचतुराः, पंचशाः, इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। लेकिन इस बहुव्रीहि समास में अन्य पद का अर्थ प्रधान नहीं है, या दोनों पद का अर्थ प्रधान है। 2 4 बालक खेल रहे हैं, 2 4, ये जो है ना, इनका अर्थ का अन्वय है वहां पर। द्वित्व संख्या वाले बालक अथवा त्रित्व संख्या वाले बालक खेल रहे हैं। जैसे द्वौ चैत्र मैत्रौ क्रीडतः, यहाँ द्वि शब्द का अन्वय चैत्र के साथ भी और मैत्र के साथ भी है। ऐसे ये द्वित्राः बालकाः क्रीडन्ति, द्वित्राः द्वौ वा त्रयो वा, 2 अथवा 3 बालक खेलते हैं। तो यहाँ है तो बहुव्रीहि समास,
लेकिन दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता है। द्विपद का अर्थ भी प्रधान है, त्रिपद का अर्थ भी प्रधान है। तो बहुव्रीहि समास में भी यह नियम कट जाता है अन्य पद के अर्थ के प्रधानता का। अन्य पद का अर्थ प्रधान होना ये नियम बहुव्रीहि समास में है, लेकिन कुछ जगह पर वो कट जाता है, इसलिए कह दिया प्रायः, अधिकतर, ऐसे कहा। प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः पंचमः। प्रायः, अधिकतर, दोनों पदों का अर्थ जिसमें प्रधान है, दोनों पद का अर्थ जिसमें प्रधान है, ऐसे समास को द्वंद्व कहते हैं ना। लेकिन कभी ऐसा भी द्वंद्व है कि जिसमें दोनों पदों का अर्थ प्रधान नहीं है, अन्य पद का अर्थ ही प्रधान होता है। जैसे कि अब ये है संज्ञा हाच परिभाषा हाच आसाम समाहारः संज्ञा परिभाषम। समाहार अर्थ में द्वंद्व समास है, समाहार अर्थ में द्वंद्व समास है। समाहार न पूर्व पद का अर्थ है न उत्तर पद का अर्थ है। तो कभी कभी द्वंद्व समास में भी ये नियम कट जाता है उभय पद की प्रधानता का होना, इसलिए प्रायः शब्द दिया है। ठीक है, अभी आपको पूरे पूरे समास का परिचय नहीं है ना, इसलिए पूरे समास अब बुद्धि में नहीं आते हैं। तो वो जब परिचय हो जाएगा तब फिर वो आ जाएगा, हाँ अच्छा, हाँ अब ठीक है, ये इसमें उत्तर पद का अर्थ प्रधान नहीं हुआ, इसमें पूर्व पद का अर्थ प्रधान नहीं हुआ। हालांकि आपको परिचय दे करके किया है तो उतना आप एकाग्रता से सुनेंगे और चिंतन करेंगे तो समास का संक्षेप से स्वरूप आपके समझ में आना चाहिए। अभी विशेष स्वरूप तो हम देखने ही वाले हैं। अब ये जो समास है ये समास पदों में होता है। समास किसमें होता है? पदों में होता है। पद संबंधी जो कार्य होता है वह समर्थ में होता है। ऐसा ही परिभाषा सूत्र है, आगे आ रहा है, समर्थः पद विधि। समर्थः पद विधि। समर्थः प्रथमा का एक वचन है, पद विधि ये प्रथमा का एक वचन है, पदस्य विधि पद विधि। पद के संबंधी जो कार्य होता है, पद के संबंधी जो कार्य होता है वह पद संबंधी कार्य समर्थ के आश्रित समझना चाहिए। समर्थ पदों में होता है। समास आदि जो कार्य है वह समर्थ में होते हैं। समर्थ मतलब सामर्थ्य वाले जो पद द्वय है या दो पद है या तीन पद है जिनमें सामर्थ्य है, सामर्थ्य वाले में ही समास होता है। यदि सामर्थ्य न हो तो समास नहीं होता है। संधि देखो, संधि जाओ तो वहां सामर्थ्य की कोई जरूरत नहीं है। क्या है? नहीं, उसमें समास ये न होने पर भी, सामर्थ्य न होने पर भी संधि हो जाती है। जैसे हम देखेंगे अन्वय उसका पीछे के साथ है, लेकिन फिर भी आगे के साथ भी उसका अन्वय हो सकता है। बालकः गच्छति, अश्वः आगच्छति। बालकः गच्छति, अश्वः आगच्छति। बालकः गच्छति, अब ये देखो गच्छति पद का अन्वय, पदार्थ का अन्वय बालक के साथ है, और अश्व शब्द का अन्वय किसके साथ है? आगच्छति। गच्छति क्रिया के साथ उसका संबंध नहीं है। बालकः गच्छति, अश्वः आगच्छति। गच्छति और अश्व इनका संबंध है क्या? बालकः गच्छति, बालक जा रहा है, अश्वः आगच्छति, घोड़ा आ रहा है। गच्छति पद के अर्थ का अन्वय किसके साथ है? बालक के साथ। अश्व के साथ है क्या? नहीं। अश्व का अन्वय किसके साथ है? आगच्छति क्रिया के साथ। लेकिन गच्छति और अश्व, गच्छति और अश्व, गच्छति ईकार के बाद में आकार आ जाता है, अश्व का आकार, संधि हो जाती है। संधि होने के लिए सामर्थ्य की जरूरत नहीं है कि नहीं ये गच्छति पद इसका अन्वय अश्व के साथ नहीं हो सकता है क्योंकि उसका संबंध बालक के साथ हो चुका है, या संधि नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। संधि हो जाती है। संधि होने के लिए सामर्थ्य की जरूरत नहीं है। अब अच्छा, आपको सामर्थ्य भी समझना बाकी है अभी तक। सामर्थ्य किसे कहेंगे? पदों का जो सामर्थ्य होता है ना वह क्या है? पदों में जो सामर्थ्य है वो दो प्रकार का होता है। एक व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य और एक होता है एकार्थी भाव सामर्थ्य। व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य और एकार्थी भाव सामर्थ्य। व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य विशेष अपेक्षा को व्यपेक्षा कहेंगे।
एक पद दूसरे पद को बहुत चाहता है। घटे, ऐसा कहते ही घट में क्या, ये पद क्या करेगा, किसी आधेय की अपेक्षा करेगा कि घट में क्या है। घटे जलम अस्ति, घटे घट पद सप्तम्यंत यदि है तो किसी आधेय वस्तु की अपेक्षा होगी। और यदि जल है तो कहाँ, कुत्र अस्ति, आधारवाचक पद की अपेक्षा होगी। इसका मतलब घटे यह सप्तम्यंत पद किसी प्रथमांत पद को चाहता है। अब कोई प्रथमांत पद सप्तम्यंत पद को चाहता है। राजा का पुरुष, राज्ञः, यह पद किसी प्रथमांत पद की अपेक्षा करता है। राजा का कौन, राज्ञः कहने पर आपको क्या है, सुन आपके कान खड़े हो जाएंगे। राजा का कौन, पुरुषः। और यदि पुरुष ऐसा कहेंगे तो किसका, राजा का। तो राज्ञः यह पद पुरुष पद को चाहता है ना। पद क्या पदार्थ है। राजन इस पद का अर्थ को पुरुष पद के अर्थ की अपेक्षा है, और पुरुष पदार्थ को राजन इस षष्ठंत पदार्थ की अपेक्षा है। दोनों पदों को परस्पर की जब अपेक्षा हो, दोनों पद यदि एक दूसरे को चाहते हो तो उसे कहते हैं व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य। क्या कहते हैं, व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य। और यदि किसी पद का किसी अन्य के साथ संबंध हो चुका है, अब दूसरा पद भले उसको चिपकना चाहता है, लेकिन वहाँ संबंध नहीं, समास नहीं होगा, वहाँ समास नहीं होगा, ऐसा है। उसका संबंध किसी के साथ हो चुका है ना। क्या है, राज्ञः पुरुष राज पुरुषः, ऐसा हो गया। अब राजन इस पद का अन्वय किसके साथ हो गया, पुरुष के साथ हो गया। अभी आप और राजन पद का संबंध किसी अन्य के साथ जोड़ना चाहते, रिद्धस्य समृद्धस्य, राज्ञः पुरुष, ये जो राज पुरुष हो गया। फिर आप राजा का विशेषण क्या देना चाहते हैं, समृद्ध राजा का पुरुष। ऐसा वैसा राजा नहीं, समृद्ध राजा का पुरुष है। तो एक बार राजन पद का अन्वय पुरुष के साथ हो गया ना, अब राजन पद का संबंध समृद्ध पद के साथ नहीं हो सकता है, उसको अपेक्षा नहीं रही, उसकी अपेक्षा समाप्त हो गई। हम किसी जगह पर चले गए, भूख लगी थी और हमने कस करके भोजन किया, बढ़िया भोजन था, खा लिया। अब दूसरी जगह पर हमें चाहे जितनी निमंत्रण, चाहे जितनी अपेक्षा क्या करते हैं, बहुत आग्रह करने पर भी हम खाएंगे नहीं, अभी कस करके खा कर, अभी नहीं खा सकते, अभी नहीं खा सकते, भले बाद में हो, लेकिन अभी हमारे से नहीं बनेगा। यह जो होता है मतलब हमारी अभी आकांक्षा नहीं है, अपेक्षा नहीं है इस समय। वैसे पद होते हैं, पदों का यदि किसी दूसरे पद के साथ संबंध हो चुका हो तो किसी तीसरे पद का संबंध वे नहीं चाहेंगे, और दूसरा भले उसको चाहता हो लेकिन ये नहीं चाहता है उसको, ऐसे हो जाता है। दुनिया में तो यही तो चलता है ना, हम आपको चाहते और आप किसी दूसरे को चाहते हैं, तो क्या हो रहा है, हम आपसे संबंध करना चाह रहे हैं, आपसे जुड़ना चाह रहे, लेकिन आप नहीं चाह रहे ना हमको, इसलिए बात बनेगी नहीं, कभी न कभी वो टूट जाएगा। एक तरफी जो प्रेम जिसे कहेंगे वो नहीं बनता है ना। हमारा आपके ऊपर है, आप नंदू के ऊपर प्रेम करते हो, नंदू का इनके ऊपर है, सागर के ऊपर है, तो फिर बात कैसी बनेगी। हम आपको चाह रहे थे, आप इनको चाहते हैं, ये इनको चाहते हैं, ये जो होता है। तो जब होता है एक दूसरे को जब चाह होती है ना, तब फिर वहाँ पर बात बनती है, तो वहाँ रस आता है, आनंद आता है। पद भी दूसरे पद को जब चाहते हैं और वह पद भी इस पद को चाहता है तो वह समास होता है, वो मिल जाते हैं, नहीं तो मिलते नहीं है। एक सामान्य पद्धति हमारी विवाह पद्धति है कि संस्कार, एक विवाह संस्कार कब होता है, विवाह संस्कार जब वह युवा तरुण कोई तरुणी के साथ प्रेम करता है और वो तरुणी भी उसके साथ प्रेम करती है, तब विवाह ना, या जबरदस्ती होता है। दोनों का एक दूसरे पर प्रेम होने पर उसे कहेंगे विवाह, प्रेम विवाह कहो, लव मैरिज कहो, लेकिन विवाह है, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो होता है, नहीं तो नहीं होता, एक तरफी होने से नहीं। तो पदों का भी जब समास होना, यानी उनका विवाह होना, एक हो जाते ना, विवाह हो गया तो दोनों अलग अलग रह गए क्या, नहीं वो अभी अर्धांगिनी और ये अर्धांग ऐसा ही हो गया, दोनों मिल करके एक है वो अभी, तो सब उनका, इसका है, इसका उसका है, उसकी संपत्ति इसकी, इसकी संपत्ति उसकी, एक हो गए। ऐसे दोनों पदों का मिल जाना मतलब उनका विवाह होना, और वो तभी बन सकता है जब दोनों पद एक दूसरे को अत्यंत चाहते हो। उन दोनों पदों को एक दूसरे की अपेक्षा करना, इसी को कहते हैं व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य। इसी को क्या कहेंगे, व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य।
ऐसा सामर्थ्य हो तो समास करना है, नहीं तो समास नहीं करना है। दूसरा एक सामर्थ्य होता है पदों में, एकार्थी भाव सामर्थ्य। एकार्थी, एक अर्थ बोधकता, दोनों पद मिलकर के एक अर्थ का बोधन कर रहे हैं। पहले तो एक दूसरे की अपेक्षा हो गई तो मिल गए, अब मिल गए तो क्या कर रहे हो, अभी मिल करके एक अर्थ का बोधन कर रहे हैं। एकार्थी, एकार्थ बोधकता ही एकार्थी भाव है, एक अर्थ का बोधन करना।